नमस्ते बिहार और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। छपरा में बीती रात कदम चौक स्थित टाटा मोटर्स के शोरूम में आग लग गई। आग से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। शोरूम में रखी गाड़ियां जलकर ध्वस्त हो गई। टायर में आग लगने से जबरदस्त धमाका सुनाई पड़ रहा था और आग की लपटें दूर से ही देखी जा रही थी। काफी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से भीषण आग लगी है। टाटा मोटर्स के शोरूम में आग लगी और आग से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। और महज 34 दिनों में मैट्रिक का रिजल्ट निकालकर बिहार बोर्ड ने रिकॉर्ड बना दिया। तो बिहार की बेटियों ने परीक्षा में परचम लहराकर सीएम नीतीश के महिला सशक्तिकरण के सपने को साकार कर दिया है। मैट्रिक रिजल्ट में टॉप 5 में 4 लड़कियां शामिल हैं, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। ये है रामायणी राय, जिनकी मेहनत रंग लाई है। रामायणी ने 487 अंकों के साथ पूरे बिहार में पहला स्थान हासिल कर न सिर्फ अपने माता पिता बल्कि औरंगाबाद जिले का नाम रोशन किया है। इस बड़ी कामयाबी पर रामायणी बेहद खुश है। रामायणी पत्रकारिता के क्षेत्र में परचम लहराना चाहती है। पहले ये नहीं सोचे थे कि टॉप आ जाएंगे, बस अंडर 10 आने का ड्रीम था। अब पढ़ने के बाद आगे क्या मकसद है? आगे हम जर्नलिज्म के फील्ड में जाना चाहते हैं। यहाँ तक पहुँचने में माता पिता कितना मेहनत की है? सबसे इम्पोर्टेंट रोल माता पिता का, बच्चे पे भरोसा होना माता पिता का बहुत ज़रूरी होता है सर, और वो मेरे माता पिता ने मेरे पे रखा है सर, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव सच पेरेंट्स। रामायणी फर्स्ट टॉपर है तो नवादा की सानिया 486 अंकों के साथ सेकंड टॉपर बनी है। सानिया ने साबित कर दिया है कि मेहनत के बल पर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। सानिया के पिता मिठाई की दुकान चलाते हैं। आगे चलकर सानिया डॉक्टर बनना चाहती हैं। आप अपना ये श्रेय किनको देना चाहेंगे? मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे शिक्षक। अब आगे की तैयारी क्या है आपकी? मैं मेडिकल की तैयारी करना चाहती हूँ। 485 अंकों के साथ औरंगाबाद की प्रज्ञा ने बिहार में तीसरा स्थान हासिल किया है। प्रज्ञा भी आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहती हैं। प्रज्ञा के पिता किसान हैं। बेटी की सफलता पर बेहद खुश है। प्रज्ञा ने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया है। ये श्रेय मैं किसी एक इंसान को नहीं दूंगी। इसमें सबसे पहले मैं अपने मम्मी पापा का नाम लूंगी। इन लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, इनकरेज किया, मुझे पढ़ाई में बहुत हेल्प किया। उसके बाद मेरे टीचर्स कुंदन सर और राव सर और अदर सब्जेक्ट के भी जो टीचर्स थे, जैसे संतोष सर हो गए, अरविंद सर हो गए, मनीष सर हो गए, हिमांशु सर हो गए, ये सारे टीचर्स ने बहुत हेल्प किया है, तभी मैं इस पोजीशन को। आगे पढ़ाई क्या करना चाहती हैं? मैं आगे नीट का तैयारी करना चाहती हूँ, एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। जाहिर है मैट्रिक की परीक्षा में बेटियों ने परचम लहराया है। टॉप 5 में 4 लड़कियां शामिल हैं। बेटियों की सफलता पर सीएम नीतीश कुमार ने भी खुशी जाहिर की है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि टॉप 5 में 4 लड़कियों ने बाजी मारी है। ये महिला सशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण है। लड़कियों के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और वो हर क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रही हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस बार महज 34 दिनों में ही रिजल्ट जारी कर नया रिकॉर्ड बनाया है। पिछले साल के मुकाबले इस साल का रिजल्ट भी बेहतर है। पिछले साल 78.17% बच्चे पास हुए थे, जबकि इस बार 80% बच्चे पास हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय सिन्हा और नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। और मैट्रिक की परीक्षा में समस्तीपुर के केराई विभूतिपुर के छात्र निखिल कुमार ने पूरे राज्य में 5वां स्थान हासिल किया है। समस्तीपुर के उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र निखिल कुमार को 500 में से 483 अंक मिला है। परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद पूरे गांव में उत्सव का माहौल है। परिवार के लोगों के साथ साथ ग्रामीणों ने फूल माला और आरती के साथ होनहार बेटे का जोरदार स्वागत किया। निखिल कुमार आगे चलकर IAS बनना चाहते हैं।
आगे जाके आईएएस बनना है। इस सफलता में हमें एक योग संस्थान का चुनाव करना होता है। उसके बावजूद हम अपनी मेहनत, अपने माता पिता और अपने सहयोगियों तथा गुरुजनों के सहयोग से इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और भागलपुर की नवगछिया के श्रीपुर की अंशु कुमारी को परीक्षा में 6ठा स्थान मिला है। उसके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा है। अंशु के पिता मजदूरी करते हैं। श्रीपुर गांव में अभी हम हैं और ये छठू सिंह जी का मकान है। आप देख सकते हैं कि गांव के सभी लोग यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई है, क्योंकि यहाँ की जो इन छठू सिंह की जो पुत्री है अंशु कुमारी, वो मैट्रिक के परीक्षा में 6ठा स्थान, बिहार में 6वां स्थान लाई है, टॉप की है। हम उससे बात करते हैं किस तरह से अंशु पढ़ती थी और कैसे तैयारी करती थी। सर, जो कोचिंग में भी सर पढ़ाते थे और स्कूल में भी सर पढ़ाते थे, दोनों को रिवाइज करती थी। 6ठा स्थान आया, कितना खुशी बुझा रहा है? बहुत खुशी। और आगे क्या करने का सोची है? आगे स्वरोजगार के प्रति आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। पढ़ाई आज खुशी काफ़ी है। हाँ। क्या बनना चाहती हो आगे चलकर? बोले तो सर, स्वरोजगार के प्रति आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ, ताकि मैं अपना भी बेरोजगार ना रहूँ और दूसरों को भी बेरोजगार ना रहूँ। हम तो मजदूरी करते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं। बच्चा का पढ़ना भाग तो बच्चे का है, हम तो नहीं पढ़ाएंगे सर। हम तो कमा के देने वाले हैं, पिता हैं कमा के देने वाले, कर्म तो उसका है सर। कितना मुश्किल लिखा है कि बहुत मुश्किल से, अभी भी मुश्किल में है कि हम कमज़ोर भी हैं, कमाते हैं इसके अपने बाल बच्चे के लिए। खुशी का माहौल उत्पन्न हो गया है। 6ठे स्थान पर जो अंशु आई है, इसको लेकर इसको बधाई देने वाले जो है गांव के लोग इकट्ठा हो गए और सभी लोग आके इसको बधाई दे रहे हैं। और अंशु की भी सोच है कि वो स्वरोजगार करे, खुद नौकरी तो करे ही, औरों को भी नौकरी दे। आशीष रंजन, न्यूज़ 18, श्रीपुर गांव, भागलपुर। मैट्रिक की परीक्षा में बेटियों ने बाजी मारी है। टॉप 5 में 4 छात्राएं शामिल हैं। वहीं नवादा के लौंद गर्ल्स हाई स्कूल की छात्रा मुस्कान कुमारी ने भी टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। नवादा के सरदला स्थित अमुखरी के किसान साकेत कुमार और गृहिणी ममता देवी की बेटी मुस्कान कुमारी ने मैट्रिक की परीक्षा में 10वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मुस्कान कुमारी को 500 में से 478 अंक मिले हैं। मुस्कान आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहती हैं। इसके पीछे किसका योगदान है? इसके पीछे फैमिली, टीचर्स और सबसे ज़्यादा मेरा योगदान है। अच्छा, सेल्फ क्रेडिट भी आप ले रही हैं क्या? सेल्फ पढ़ाई की थी? सेल्फ स्टडी बहुत किए थे। अच्छा। कोविड का टाइम चल रहा था तो उसके कारण कोचिंग भी बंद रहता था। अच्छा, आगे क्या करने का इरादा है? आगे डॉक्टर बनना है। और राजधानी पटना में आज से डीजल ऑटो और बसों पर रोक लग गई है। वायु प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने 12,000 डीजल ऑटो को बैन कर दिया गया है, जिसका खामियाजा यात्रियों को उठाना पड़ रहा है। ऑटो की कमी के चलते यात्री बेहद परेशान है। वहीं ऑटो चालक सरकार के फैसले से त्रस्त हैं। कुछ महीनों की मोहलत मांग रहे हैं, लेकिन पटना में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। अगर आप पटना में ऑटो से सफर करते हैं, दफ्तर जाते हैं, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जाना होता है, तो ये खबर आपके लिए है। अगर आप पटना में एक जगह से दूसरी जगह लोकल में सफर करते हैं, तो आज से तो 10 मिनट से लेकर आधे घंटे अधिक समय लेकर चलिए, क्योंकि अब पटना की सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ सकती है, जाम की समस्या बढ़ सकती है और इसके पीछे वजह है आज से पटना की सड़कों से 12,000 डीजल ऑटो को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। देखिए, ये सरकार का फैसला काफी सराहनीय है कि वायु प्रदूषण को लेकर के जो डीजल गाड़ियों को शहर से बाहर करने की कवायद है, हम लोग इसका तहे दिल से स्वागत किए हैं। और डीजल गाड़ी में अभी किट लगाने में एक मुश्त 75,000 रुपये की आवश्यकता है। अभी तक सरकार की ओर से हम लोगों को मात्र 900 से 950 गाड़ियों का ही मात्र अनुदान मिला है। अनुदान में हम लोगों को 6 महीने तक इंतजार करना पड़ता है। अभी जो एक गरीब ऑटो चालक है, जो कोरोना जैसी भयानक वैश्विक महामारी से अभी उबरने का प्रयास कर रहा है लोग, अभी ऐसे ऑटो चालक 75,000 रुपया कहाँ से लाएंगे?
इसीलिए हम लोग सरकार से आपत्ति नहीं कर रहे हैं, हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिस तरीके से हमने बाकी गाड़ियों को कन्वर्ट कराया है, हमें थोड़ी और समय की आवश्यकता है। हम लोग खुद ब खुद बाकी गाड़ियों को भी कन्वर्ट करा लेंगे। राजधानी पटना में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए ये कड़े कदम उठाए गए हैं। पटना की सड़कों पर लोग पहले से ही जाम की समस्या से त्रस्त चल रहे हैं। अब अचानक से ऑटो की किल्लत सफर को और मुश्किल बना सकता है। ऐसी स्थिति में अगर आप पटना में घर से ऑटो से सफर करने के लिए निकल रहे हैं तो अपने इलाके में ऑटो की जानकारी जरूर ले लें, नहीं तो घर से निकलते ही आपको बेवजह परेशान होना पड़ सकता है। ऑटो वालों की किचकिच से दो चार होना पड़ सकता है। कुल मिलाकर अभी राजधानी पटना की सड़कों पर तकरीबन 12,000 ऑटो चालक हैं जो डीजल ऑपरेटेड ऑटो चलाते हैं पटना की सड़कों पे। वहीं बसों की बात करें तो 250 डीजल वाली बसें हैं। ऐसे में ये लोग कहां जाएंगे और किस तरीके से इनका जीविकोपार्जन होगा, क्योंकि अचानक से ये फैसला लिया गया है। तो ये जो गाड़ी चालक है इनका भी सीधे तौर पर यही कहना है कि वायु प्रदूषण के लिहाज से वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो ये फैसला सरकार ने लिया है ये उनका स्वागत कर रहे हैं, मगर उनको कुछ वक्त चाहिए क्योंकि कोरोना की मार ऐसे ही उन पर पहले से पड़ी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पटना की सड़कों पर 12,000 ऑटो को बंद कर दिया गया? क्या इतनी बड़ी संख्या में पटना की सड़कों से ऑटो को हटाने का वैकल्पिक इंतजाम भी किया गया है? इस नए नियम से सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा? क्या पटना के लोगों को इस गर्मी में ऑटो की कमी खलेगी? उन ऑटो का क्या होगा? ऑटो चालकों का क्या होगा? दिखाएंगे अगली रिपोर्ट में। न्यूज़ 18 के लिए पटना से ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। और नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन यानी 1 अप्रैल से आपकी जिंदगी में कई बदलाव होने वाले हैं। आज से कई नियम बदले गए हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। एक नजर डालते हैं आज से होने वाले बदलावों पर। तो देखिए 1 अप्रैल से आपकी जिंदगी जो है वो बदलने वाली है और आज से कई नियम भी बदल जाएंगे। हम आपको 10 पॉइंटर के जरिए बता रहे हैं कि आज से कौन कौन से बदलाव होने वाले हैं। तो देखिए होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी जो है वो खत्म हो जाएगी। 1.5 लाख तक की अतिरिक्त कटौती नहीं मिलेगी। आज से नेशनल हाईवे पर सफर महंगा होगा। वहीं टोल टैक्स में 10% से 65% तक की बढ़ोतरी हो गई है। 75 साल से ऊपर के बुजुर्गों को टैक्स रिटर्न भरने में छूट मिलेगी और म्यूचुअल फंड में केवल यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग से निवेश ही आप कर सकते हैं। कोविड इलाज के लिए 10 लाख तक की राशि टैक्स फ्री हो गई है। वहीं पैन को आधार से लिंक करने पर अब फाइन भी आपको देना होगा। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी बेचने पर हुए मुनाफे पर 30% टैक्स आपको लगेगा। वहीं क्रिप्टो करेंसी की बिक्री पर 1 जुलाई से 1% टीडीएस भी कटेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के पीएम के हाथों इंडो नेपाल रेल को हरी झंडी दिखाए जाने से पहले मधुबनी के जयनगर में रेल परिचालन से जुड़ी तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। जयनगर रेलवे स्टेशन को सजाने संवारने का काम भी जोर शोर से जारी है। जयनगर रेलवे स्टेशन के बाहरी परिसर से हमारे संवाददाता अमित रंजन की इस रिपोर्ट को देखिए। जयनगर जनकपुर के बीच जो ट्रेन का परिचालन शुरू होना है उसको लेकर जयनगर में काफ़ी खुशी है। और यहाँ जयनगर रेलवे स्टेशन के बाहर आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो रेलवे के द्वारा जो स्टेशन परिसर को काफ़ी सजाया संवारा जा रहा है। यहाँ रंग रोगन का काम काफ़ी तेज़ गति से यहाँ चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 अप्रैल को बताया जा रहा है कि जो संभावित है कि यहाँ इस रूट पर जो जयनगर और जनकपुर के बीच जो रेल सेवा शुरू होगी और पीएम मोदी इसका ऑनलाइन उद्घाटन करने वाले हैं दिल्ली से। और यहाँ जयनगर रेलवे स्टेशन के बाहर आप ये देखिए, यहाँ जो लोग यहाँ जो स्टेशन के परिसर में सजावट का काम जोरों से चल रहा है, यहाँ लोग लगे हुए हैं। और ये जो जयनगर के मतलब जो बाहरी परिसर है, ये जैसे हमारे साथ जो यहाँ जो कुछ लोग जो यहाँ भी दिन रात काम में लगे हुए हैं, बताया जा रहा है कि जो ये तैयारी अभी ऐसे आधिकारिक तौर पर किसी भी अधिकारी के द्वारा पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन यहाँ जो काम चल रहा है लोग ये क्या आप लोग 2 अप्रैल की तैयारी चल रही है? जी हाँ। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार।
दिनेश, तो ये जैसे क्या आप लोग मतलब कब से ही पूरा सजाने का काम चल रहा है? अभी बहुत दिन से कर रहे हैं। बहुत दिन से चल रहा है। तो ये जो लोग यहाँ जो काम कर रहे हैं, इन लोगों का कहना है कि पिछले एक हफ्ते से लगभग यहाँ जो बाहर काम चल रहा है और साज सजावट की काम यहाँ काफ़ी तेज़ गति से यहाँ चल रहा है। और ऐसे 2 अप्रैल को जो अब यहाँ मतलब इस ऐतिहासिक पल का जब जयनगर गवाह बनेगा और यहाँ जो एक बार फिर से नेपाल और भारत के बीच जो ट्रेनों का आवागमन शुरू होगा, तो उससे इस इलाके में बताया जा रहा है कि न सिर्फ औद्योगिक रूप से बल्कि कला संस्कृति, जो मिथिलांचल की कला संस्कृति है, वो भी जो दोनों देशों के बीच की जो कला संस्कृति पास आएगी, तो यहाँ की कला संस्कृति काफ़ी समृद्ध होगी और इस इलाके में सैलानियों का जो आवागमन भी काफ़ी बढ़ेगा, जिससे इस इलाके का काफ़ी विकास होगा। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। औरंगाबाद में जीविका दीदियां अपनी मेहनत और कमरता से लोगों के बीच मिसाल पेश कर चुकी हैं। जिले के सदर अस्पताल में जीविका दीदियों की ओर से संचालित रसोई के इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। सदर में 12 जीविका दीदियों का समूह रसोई का संचालन कर रहा है। जीविका समूह की ओर से अस्पताल में इलाजरत मरीजों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया जा रहा है। मरीजों के परिजन भी जीविका की ओर से संचालित रसोई का लाभ उठा रहे हैं, जिससे समूह की दीदियों को स्थानीय स्तर पर भी रोजगार मिल रहा है। वो सब हम नाश्ता किए थे, बहुत अच्छा नाश्ता मिला था। मतलब हम घर पे भी इतना अच्छा नहीं बनता है। हाँ, इतना अच्छा नाश्ता, हाँ बहुत मस्त था। सुबह हम नाश्ता हम किए थे 60 बजे लगभग, बहुत अच्छा नाश्ता था। सारा अरेंजमेंट हम ही को देखना है और जो मतलब सामान हम लोग खरीदारी करते हैं, डेट बाय डेट लिख कर रखते हैं। पेशेंट को भी खाना देते हैं तो पेशेंट का नाम, इंडोर नंबर, कौन सा बेड पर है, सब हम लोग लिख कर रखते हैं। तो पेशेंट का खाना का पेमेंट को हॉस्पिटल की तरफ से होता है? हाँ सर, हॉस्पिटल से हम लोग बिल बना के यहाँ से भेजते हैं। टाइमली खाना देते हैं, सही देते हैं, और सही देते हैं और सही समय पर देते हैं, सही स्वाद और सही साफ सफाई, पौष्टिक आहार, स्वादिष्ट खाना हम लोग देते हैं सर। आप लोग इस काम से खुश हैं? यस सर, खुश हैं, बहुत खुश हैं कि हम लोग को यहाँ पे ऐसा मिला कि हम लोग एक गरीब आदमी के भी सेवा हो रहा है, मरीज के भी कर रहे हैं हम लोग, और हम लोग को हुलसा भी है कि बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा करते रहेंगे। ये काम से हम लोग पीछे नहीं हटे। नालंदा के विजयवन पर गांव में गुरुवार की रात बदमाशों ने एक महिला और उसके 2 साल के मासूम बेटे को गोली मार दी। दोनों को इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला के पैर में और बच्चे के कमर में गोली लगी है। जख्मी महिला के मुताबिक शिवशंकर नाम के एक व्यक्ति का उसका चचेरे ससुर से विवाद चल रहा था और इसी को लेकर हथियारों से लैस बदमाशों ने चचेरे ससुर से मारपीट की और फायरिंग भी की, जिसमें इन दोनों को गोली लग गई। पुलिस इस पूरे मामले की कार्रवाई में जुट गई है। वो चचेरा ससुर के नाम था तो उसके पकड़ के ले गया, तो उसका पत्नी गाड़ी देवे लगा तो वो गोली मार दिया। कौन मारा गोली? शिवशंकर। काहे ले पकड़ के ले गया? आपके ससुर को काहे ले पकड़ के ले गया? ससुर से लड़ाई हो रहा था, उससे लड़ाई था, मेरे से लड़ाई था ना। और भोजपुर के जगदीशपुर में 29 मार्च को हुए वीर कुंवर सिंह के वंशज कुंवर रोहित सिंह की कथित पुलिसिया पिटाई के बाद हुई मौत की घटना ने तूल पकड़ लिया है। रोहित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद उसके परिजनों की ओर से कुंवर सिंह किला परिसर में तैनात CIAT जवानों पर रोहित की पीट कर हत्या किए जाने का आरोप लगाने और रोहित की मौत के बाद जमकर हुए हंगामे के बाद इस घटना की जांच के लिए गुरुवार शाम 3 सदस्यीय फॉरेंसिक टीम जगदीशपुर किला परिसर पहुंची और किले का चारों ओर से घूम कर सैंपल इकट्ठा किया। पटना से पहुंची फॉरेंसिक टीम ने किला परिसर के अधिकतर जगहों से सैंपल इकट्ठा कर अपने साथ पटना ले गए और वहीं फॉरेंसिक टीम की जांच के बाद भी रोहित सिंह की मां ने इस पूरे मामले की CBI जांच कराने की मांग की है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।